जब तन्वी ने शादी के बाद सुमित की तनख्वाह पर अपना अधिकार जताया तो एक नई बहू और सास के बीच रिश्तों की डोर खिंच गई। लेकिन यह सिर्फ बहू सास की नहीं बल्कि हर उस परिवार की कहानी है जहां नई पीढ़ी और पुरानी सोच के बीच एक अदृश्य खींचतान चलती है। क्या बेटा माँ से झूठ बोलकर पत्नी की बात मानेगा या निभाएगा अपने उस जमीर का फर्ज जो उसे सच के रास्ते पर ले जाना चाहता है। और जब सास को पता चलता है बहू क्या सिखा रही है तो सामने आता है एक ऐसा राज जिसने बरसों पुरानी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। एक मार्मिक पारिवारिक कथा जो दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी क्या सही है और क्या ज्यादा सही। जब शादी के बाद बहू ने पति की पूरी तनख्वाह माँ के हाथों में देने से रोका तो शुरू हुई एक खामोश जंग ममता और अधिकार के बीच। एक तरफ बेटा है जो माँ से झूठ नहीं बोल सकता और दूसरी तरफ पत्नी जो अब खुद को सबसे पहला हकदार मानती है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब माँ ने वो सब सुन लिया जो सुनना नहीं चाहिए था और फिर खुला एक पुराना राज जो पति पत्नी और माँ बेटे के रिश्तों की परतें उधेड़ कर रख देता है। एक सच्ची पारिवारिक भावना से भरी कहानी जो हर घर की हो सकती है। अगर आप भी ऐसी कहानियों को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी तुम कमाते हो सब खर्च देते हो, कोई बजट नहीं बनाते, आखिर भविष्य का भी तो कुछ सोचो। यह बात एक मितव्ययी पत्नी के मुंह से अक्सर सुनी जा सकती है और एक आम लापरवाह सा पति यह कहकर टाल देता है कि छोड़ो ना, कल किसने देखा है। कुछ ज्यादा ही संजीदा पति हुआ तो पत्नी से लाड और मस्का लगाते हुए बोलेगा, मैं क्यों फिक्र करूं, तुम हो ना मेरा घर संवारने और मेरी मदद करने के लिए। और पत्नी अपनी प्रशंसा से और भी डेडिकेशन से घर संभालने लगती है। यह होता है अक्सर जो इस आम से घर में हो रहा था। पर यहाँ बात थोड़ी अलग थी क्योंकि पत्नी अपने पति की कमाई कौड़ी कौड़ी पर अपना हक जमाने को कमर कसे हुए थी। पहले की बात और थी पर अब तुम्हारी शादी हो गई है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तन्वी ने उसे एक बार फिर मनाने की कोशिश की, देखो तन्वी, मुझसे माँ से झूठ नहीं बोला जाएगा, मुझे यह पसंद नहीं। मैंने जब से कमाना शुरू किया है हमेशा अपनी सैलरी सबसे पहले लाकर माँ के हाथ में ही रखता आया हूँ। हर महीने के 5 तारीख को मुझे तनख्वाह मिल जाती है। ये बात माँ को अच्छी तरह पता है। यूँ माँ से झूठ बोलकर एकदम लग रहा है जैसे मैंने कोई चोरी की है। सुमित के स्वर में घबराहट के साथ एक उदासी साफ झलक रही थी। अरे तो क्या, कल दे देना और कह देना कि इस बार सैलरी आने में 1 दिन की देर हो गई और पूरे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी कमाई पर मेरा हक पहले है, तुम उनको आधी कमाई देना बस। तन्वी ने इस बार थोड़ा तेज में आकर कहा, पर मैं माँ को कहूँगा क्या जब वो पूछेंगी कि बाकी पैसे कहाँ हैं। कह देना कि अभी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें काफ़ी सारे लोगों को कम सैलरी मिली, लगभग सबको एक खामियाजा भुगतना पड़ा है। मम्मी जी यकीन कर लेंगी। अरे माँ तो यकीन कर लेगी, पर मेरे जमीन का क्या, कैसे बोल पाऊंगा मैं झूठ माँ से। सुमित बोल ही रहा था कि इसके आगे अनीता जी और नहीं सुन पाई और बगैर पानी लिए ही चुपके से रसोई से वापस लौट आई। अरे तुम पानी लेने गई थी और खाली बोतल फिर से उठा लाई, कैलाश जी ने पूछा। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी की डबडबाई आंखें देखी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी अनीता जी खुद बोल पड़ी, देखो ना, नई नवेली बहू हमारे बेटे को हमसे झूठ बोलना सिखा रही है। कह रही है पूरी तनख्वाह माँ के हाथों में देने की क्या जरूरत है, तुम्हारी पूरी कमाई पर अब मेरा हक है। और ये भी कह रही थी कि अगले महीने से पूरी कमाई मेरे हाथ में रख देना। बोलते बोलते और अपनी रुलाई नहीं रोक पाई अनीता जी और सुबक पड़ी। कैलाश जी थोड़ी देर उनकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, फिर न जाने कैसे साहस करके बोल पड़े, कोई बात नहीं, नई बहू के अरमान ऐसे ही होते हैं, तुम भी तो कुछ कुछ ऐसी ही थी। तुम भूल गई जब तुम ब्याह कर आई थी तब अम्मा के नाम पैसे भेजने पर कितना हंगामा किया करती थी। एक बार तो तुमने अपनी कसम देकर मुझे अम्मा को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया था कि इस माह तनख्वाह नहीं मिली। और फिर हम उन पैसों से जब घूमने गए तो मेरे उदास हो जाने पर पूरे शिमला ट्रिप के दौरान मुझे ताना देती रही थी
कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ वगैरह वगैरह, जबकि मैं अम्मा को झूठ बोलने की वजह से आत्मग्लानि में था। अनीता जी को काटो तो खून नहीं, इतनी पुरानी बात जस के तस याद है कैलाश जी को। प्रकट में बोली, अच्छा, पर बाद के 2 दिन तो आप बहुत खुश थे। हाँ, वो इसलिए कि मैं तुम्हारी नज़र बचाकर चुपके से कुछ रुपए अम्मा को मनी ऑर्डर कर आया था। फिर बाद में मैं अक्सर ऐसा ही करता था, तुम्हें बताए बगैर ही अम्मा और बाबूजी की पैसे से मदद करता रहा। जब कभी बोनस या किसी और फंड से अतिरिक्त पैसे मिलते, तुम्हें नहीं बताकर मैं उनकी मदद करता रहा। यहाँ तक कि बड़ी दीदी की बेटी की शादी में जीजाजी ने कुछ उधार मांगा तो मैंने भविष्य निधि से निकाल कर उन्हें दिए थे, क्योंकि हम दोनों का ज्वाइंट अकाउंट था। और तुम्हारे अलावा, घर और बच्चों के अलावा कहीं और खर्च करता तो तुम एकदम मना करती थी और इतना शोर मचाती कि घर में शांति बनाए रखने और हमारे आपसी रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता था। और देखो, आज मेरी जगह हमारा बेटा है और तुम्हारी जगह तन्वी, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। बोलते बोलते कैलाश जी की आवाज़ की मासूमियत थोड़ा कम हो गई थी, जिसे अनीता जी ने साफ महसूस किया। देखिए, अब हमारा बेटा सुमित क्या निर्णय लेता है, मैं उस पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने दूंगी कि मैंने उसकी और तन्वी की कोई बात सुनी है। आहत स्वर में अनीता जी ने कहा। अंदर ही अंदर आज अनीता जी को एक छले जाने का एहसास बड़ी ही तीव्रता के साथ हो रहा था। आज तक उनके पति कैलाश जी उनसे छुपाकर दूसरों की पैसों से मदद करते रहे। ये दंश तो उन्हें साल ही रहा था, पर उसमें वो कहीं न कहीं खुद का दोष भी मान रही थी। पर अब ये बेटा, जो कल उनके साथ चालाकी करने जा रहा था, उस संताप को वो भूल नहीं पा रही थी। जिस बेटे को 26-27 साल पाल पोस कर बड़ा किया, जो आज तक सब कुछ अपनी माँ को बताता आया था, अब शादी के बाद उनसे झूठ बोलेगा। ये उनके अंदर की ममतामयी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें याद है, एक बार उन्होंने उसे दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय गलती से 500 की जगह 2 500 के नोट एक साथ दे दिए थे। तो इसी सुमित ने वापस आकर सबसे पहले अपनी माँ को पैसे वापस कर दिए थे। और अब वो बदल कैसे गया। अनीता जी की ममता आज इतनी आहत हुई थी कि एक दर्द की लहर सी थी हृदय में। एक विश्वास टूटने के जानलेवा एहसास ने उनको हिलाकर रख दिया था। नहीं चाहिए मुझे सुमित के पैसे, बस वो बहू की बात मानकर झूठ बोलकर मुझे पराया ना करे। अनीता जी जैसे खुद ही खुद से बड़बड़ा रही थी और रोए जा रही थी। मेरा बेटा अब पराया हो गया। अनीता जी ज्यों-ज्यों सोचती जाती, उनकी रुलाई तेज होती जाती। आहत ममता और टूटे विश्वास के आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब आगे से वो बेटे पर कैसे विश्वास कर पाएंगी। सोचते सोचते अनीता जी को फिर से बड़े जोर की रुलाई आ गई। कैलाश जी उनको सांत्वना देते हुए पानी लेने रसोई जाने को तत्पर हुए ही थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनीता जी किसी तरह हलक में रुलाई रोक कर दरवाजे की तरफ उत्सुक होकर देखने लगी और कैलाश जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सामने उनके बेटा और बहू खड़े थे। अंदर आकर पहले सुमित ने अपनी माँ को पानी पिलाया, फिर तन्वी उनके बगल में बैठकर उनकी पीठ सहलाने लगी। थोड़ा पानी पीकर जब अनीता जी कुछ संयत हुई तो उन्होंने सवाल किया, तुम लोग यहाँ कैसे? जवाब में सुमित बोला, जब आप हमारी बात सुनकर मुड़ी तो तन्वी को आभास हो गया था कि बाहर कोई है, और फिर हम जब अपने कमरे से बाहर आए तो आप दोनों की बात सुनकर एकदम शर्मिंदा हो उठे। मम्मी जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। सुमित पहले की तरह सारी तनख्वाह आपके हाथ में ही लाकर रखता रहेगा। हमें बड़ों के अनुभव से सीखना चाहिए, और मैंने और सुमित ने आपके और पापा जी के जीवन के अनुभव को सुनकर यही निश्चय किया है कि अब कोई अपनी तनख्वाह से पैसे के लिए झूठ नहीं बोलेगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैं सुमित को उल्टा सीधा सिखा रही थी। सिर्फ तन्वी को ही नहीं, माँ मुझे भी माफ़ कर दो, मतलब हमें माफ़ कर दो। ये सुमित की आवाज़ थी। रुको बच्चों, तुम दोनों को माफ़ करने से पहले मुझे तुम्हारे पापा से माफ़ी मांगने दो। बस बस, बहुत हो चुका ये माफ़ी मांगने का कार्यक्रम। चलो, सबने सबको माफ़ किया। जाओ बच्चों, तुम लोग अब जाकर सो जाओ। कैलाश जी बोले, अब तो लगभग सुबह होने को आई, अब क्या सोएंगे हम, यहीं बैठते हैं आप दोनों के संग, सुमित ने कहा।
फिर सुमित माँ के पास आया। वह अपनी तनख्वाह एक लिफाफे में भर लाया था। उसे माँ के हाथों में देकर वही जमीन पर बैठकर अपना सर माँ की गोद में रख दिया। ममता और प्रेम से ओत-पोत अनीता जी का मन गदगद हो गया। सुमित के सर पर हाथ फेरते फेरते उन्हें अचानक महसूस हुआ उनकी आंखों के कोर फिर से गीले हो रहे हैं, जिसे तन्वी ने बड़े ही जतन से अपने दुपट्टे में समेट लिया। अनीता जी ने पनियाली आंखों से तन्वी को देखा। कल की नई बहू अनीता की छवि नजर आई, जो शादी के बाद दुल्हन बनकर इस नए घर में अपनी एक पहचान, अपना हक चाहती है। और उन्होंने तन्वी को गले से लगा लिया। अब नींद तो क्या आएगी, सुबह होने को आई, कहते हुए कैलाश जी रसोई की ओर चाय बनाने चले। शायद भीगे हृदय और सजल आंखों में अम्मा की याद आ गई थी। लगा अम्मा उनको प्यार से निहार रही है। उन्हें इस बात का गहरा संतोष था कि जब तक अम्मा जीवित रही उन्होंने उन्हें कोई कमी नहीं होने दी थी। हाँ, अलबत्ता अनीता जी को घर में क्लेश होने के डर से कभी नहीं बता पाए थे, पर एक अच्छे पति होने के साथ साथ उन्होंने एक बेटा होने का कर्तव्य बाखूबी निभाया था। आज पता नहीं क्यों गांव की मिट्टी से सने अम्मा के आंचल की खुशबू बड़े ही पास से महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे अम्मा मुस्कुराते हुए उनको आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने कल्पना में अम्मा की मुस्कुराती ममतामयी छवि को याद करके अपने हाथ उनको प्रणाम करने की मुद्रा में जोड़ दिए। आज उनका मन अम्मा के ममता की छाँव को महसूस कर रहा था। इधर बाल अरुण की हल्की उजास पूरब में दिखाई देने लगी थी। सुबह सुबह चिड़ियों का कलरव सुनाई देने लगा था। आज चिड़ियों का हुजूम इस घर की खुशियों में शामिल होने कुछ तड़के उठ गया था शायद।